हेलो बच्चा लोग, तो क्या हाल चाल। चलिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस विद आदित्य में। और आज हम लोग लेने वाले हैं एक खास किस्म की क्लास, जिसमें कि हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड वाले बच्चों को टारगेट, है ना, जिनका कि 2024 में एग्जाम होने वाला है ना। वो सभी बच्चे अपना नोट्स बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कौन से बुक से? भारती भवन बुक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से देखना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे इस चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। तो आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे और स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तरों से। और हमारा पहला प्रश्न है ये: समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी बार परावर्तित किरणें हो सकती है, मतलब कितनी बार ये परावर्तित हो सकती है। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि ये एक अगर समतल दर्पण है मान के चलिए, और अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती है, ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कितनी बार परावर्तित होगी। तो ये एक ही बार परावर्तित हो सकती है बच्चों। ये कितनी बार परावर्तित हो सकती है? केवल एक बार। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे केवल एक बार। ठीक है, कितनी बार? एक बार। अपने अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखेंगे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा: समतल दर्पण पर पड़ने वाली समतल दर्पण पर पड़ने वाली, है ना, लंबवत, कैसी? लंबवत किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो सवाल हमारा कह रहा है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण, ये वर्ड को आप लोग नोटिस करेंगे कि लंबवत किरण किस प्रकार परावर्तित हो सकती है। जरा सोचिए, मैंने अपने लेक्चर में ये बताया था, ये अगर हमारा समतल दर्पण है बच्चों, ध्यान से देखना, और इस पे कैसा बोला है? लंबवत, यानी कि एकदम सीधी सीधी लाइन आएगी। ये रे ऑफ लाइट अगर ऐसे डालते, ऐसे अगर टॉर्च डालोगे ना ऊपर से, तो ये कैसे रिटर्न होगी, ऐसा पूछ रहा है ये। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी समतल दर्पण पे सीधी आती है तो वो उसी रास्ते से वापस जाती है। तो कैसे जाती है? लंबवत ही वापस जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे, आप लोग बड़े ही ध्यान से देखना, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना। इसका उत्तर होगा पुनः उसी रास्ते से लौट जाएगी। ठीक है, क्या होगा? पुनः उसी रास्ते से लौट जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए, आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर विजिबल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोलता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। समतल दर्पण पर, मैं लिख देता हूं, पर अभिलंब 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 आपतन, कौन सा? अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? मतलब क्वेश्चन इसने पूछा
कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। फिर से वही पिक्चर ध्यान से देखना। अगर ये हमारा समतल दर्पण है, ये क्या है हमारा समतल दर्पण है, और इसने पूछा कि अभिलंब, अभिलंब किसको बोलते हैं, नॉर्मल को, है ना। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ रखा है अच्छे से। अगर इस पे कोई रे ऑफ लाइट आती है तो हमें पता है कि इसी रास्ते से ये क्या होती है, वापस चले जाती है। तो यही पूछा गया कि ये जो अभिलंब का जो रे ऑफ लाइट आने वाला किरण और जाने वाला किरण, इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो बच्चों यहाँ पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा है ना, तो कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो इस कोई एंगल नहीं बनने को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, ध्यान से बच्चों आप सभी लिखेंगे, एक भी मिस्टेक मत करना, ये 10th का कॉन्सेप्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। के परावर्तन के कितने नियम है। तो आप सभी क्लास में देख रखे होंगे कि मैंने बताया है कि प्रकाश के परावर्तन के प्राय 2 नियम। ठीक है, क्या सब नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। ये तो रूल नंबर फर्स्ट हुआ। और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ये रूल नंबर 2। तो ये 2 नियम परावर्तन के हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बच्चों, बस हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, और ये अति लघु उत्तर है, तो इसमें हम ज्यादा एलोबोरेट नहीं करेंगे, है ना। केवल हम लोग जितना पूछा जाए उतना का ही उत्तर देंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, सीधा बता देना है 2। कितने नियम है, 2, बस हमारा उत्तर इतना ही होगा। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, तो हम लोगों ने देख रखा था। यानी कि अगर ये समतल दर्पण, ये पिक्चर को ध्यान से देखना जरा, ये हमारा क्या है समतल दर्पण। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान के चलो यहाँ पे सुरेश खड़ा हुआ है बेचारा, है ना, ये यहाँ पे रखा हुआ है, अगर इसकी डिस्टेंस जितनी होगी तो समतल दर्पण में क्या होता है ना कि इमेज जो बनेगी ना वो भी सेम डिस्टेंस पे होगी। यहाँ पे इस सुरेश की इमेज जो है कहाँ बनेगी, यहाँ। मेरा सुरेश थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो सुरेश के इमेज की। तो समतल दर्पण में क्या होता है बच्चों, वस्तु की दूरी वो बराबर होती है किसकी दूरी के, वो उस वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, हमें बस पूछा है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तु दूरी, क्योंकि ये अति लघुत्तरी है इसीलिए इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, और वस्तु दूरी बराबर किसकी होगी, ये होगी प्रतिबिंब की। ठीक है, आप लोग अपने अपने कॉपी पे लिखोगे। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन हुआ। मैं थोड़ा सा कैमरे से हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। ठीक है, और उसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ, उसके आगे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 6 नंबर पे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं मिटाता हूँ।
हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कि गोलीय दर्पण है ना कितने प्रकार के होते हैं। उनके क्या करिए, नाम लिखिए। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन सब होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, तो हमें लिखना है उत्तर में, क्या लिखना है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ऐसे ही लिखना है। नंबर 1 क्या होगा, उत्तल दर्पण, और नंबर 2 क्या होगा, अवतल दर्पण। ये आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि गोलीय है ना दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा इसका उत्तर, तो बोला गया है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। इसके लिए आप सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें मैंने बड़े ही अच्छे से इलेबोरेट किया है कि क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। इसका सिंपल सा एक लाइन में आंसर लिखना है। तो आंसर क्या होगा वो मैं लिखा देता हूं, आप लोग लिखो। गोलीय दर्पण के ध्रुव, जिसको कि पोल बोलते हो, है ना, एवं वक्रता केंद्र, एवं क्या, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मैंने समझा दिया है अपने लेक्चर में, आप उसे देखोगे। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो समझो, अगर ये मान के चलो कोई गोली, ये मैं लेता हूँ एक गोलीय दर्पण, ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे ये कौन सा दर्पण है ना। अगर इसका सेंटर यहाँ पे है ना, और सेंटर से लेके मैंने बोला कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये देखिए वक्रता केंद्र है जिसको बोलकर, यहाँ पे ध्रुव होगा कहीं, है ना। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, ये आपकी कहलाएगी मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो इस पिक्चर को आपको लिखना नहीं है, आपको एक लाइन में आंसर लिखना था, वो मैंने लिखा दिया, वो जो कि अति लघु उत्तरीय है क्वेश्चन हमारा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। किसकी परिभाषा दे, क्या होता है अवतल दर्पण का फोकस, बच्चों बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने अपनी क्लास में बता रखा है, फिर भी मैं इसे एक सिंपल लाइन में लिखवाना चाहूँगा। तो ये आप लिखोगे अपने अपने कॉपी पे, क्या लिखोगे कि गोलीय
दर्पण के मुख्य अक्ष के बोलिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर समांतर क्या? आपतित किरण दर्पण से परावर्तित के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे फोकस कहते हैं। तो बोला गया है कि अवतल दर्पण का फोकस समझो क्या होता है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। तो बच्चों ये 8 नंबर तक आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप लोगों को पिक्चर अच्छे से विजिबल हो, है ना। ठीक है बच्चों, आप सभी ने लिख लिया। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। थोड़ा मैं इसे मिटा लूं। तो बच्चों देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप सभी लिखोगे कि F इज इक्वल टू R/2। F जो होता है वो रेडियस का आधा होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग, जो बोल रहा है कि एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। ऐसा मैंने लेक्चर में बता रखा है। ऐसा कौन सा है दर्पण? तो अवतल दर्पण है। तो कैसा बनाना है? सीधा और मैग्नीफाइंग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्या बोलता है? एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो कहाँ होना चाहिए बच्चों? ध्रुव पे होना चाहिए। तो आप सभी इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक है, उसके आगे मैं लिखाता हूँ। तो बच्चों आपने आंसर लिख लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग देखते हैं। ठीक है। 12 में क्वेश्चन हमारा बोलता है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। तो मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है, इसे बड़े अच्छे से याद भी करवा रखा है। इसका उत्तर लिखोगे आप वक्रता केंद्र पर। ठीक है।